और जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, मेरा खून जम गया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, कोई अजनबी परछाई जो चुपचाप कमरे के अंदर झांक रहा था। उफ, इस बार की गर्मी तो सच में जान निकाल रही है। कुछ काम भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी बैठे बैठे पूरे शरीर से पसीना बह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऊपर से ये मौसम भी दिमाग का दही कर रहा है। आसमान को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश होगी, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिर रही। कम से कम बादलों को देखकर मन को थोड़ा सुकून तो मिलना चाहिए। अरे भाई, अभी तो गर्मी की बस शुरुआत हुई है। जब असली गर्मी आएगी तब क्या करोगे? और बताओ, गर्मियों के मौसम में अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या ठंड पड़ेगी? देवेंद्र बाबू, ये सब छोड़िए और बताइए, आज कोई भूत प्रेत की कहानी सुनने को मिलेगी या नहीं? ऐसी सुहानी रात में बैठकर डरावनी कहानी सुनने का मजा ही कुछ और होता है। और वैसे भी आपकी कहानी सुने हुए काफी दिन हो गए हैं। हाँ काका, बिल्कुल। आज तो एक बढ़िया सी कहानी सुनाइए। दुकान भी लगभग खाली है, माहौल भी कहानी सुनने जैसा बना हुआ है। ठीक है, सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लो। अब तक मैंने तुम्हें जितनी भी घटनाएं सुनाई हैं, उनमें से एक भी मनगढ़ंत नहीं थी। वे सब ऐसी घटनाएं थी जो सच में किसी न किसी के साथ घटी थी। फिर भी तुम लोगों को मेरी बातों पर पूरा यकीन नहीं होता। अरे नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। अगर कभी मजाक में कुछ कह भी दिया हो तो उसके लिए माफ कर दीजिए। अब से आपकी बातों पर शक नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। अब पुरानी बातें छोड़िए और जल्दी से कोई कहानी शुरू कीजिए देवेंद्र बाबू। ठीक है, जब तुम लोग इतना जोर दे ही रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। लेकिन पहले ही सावधान कर देता हूँ, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद तुम लोग कई रातों तक चैन की नींद ना ले पाओ। कम से कम एक हफ्ते तक तो यह घटना तुम्हारे दिमाग से निकलने वाले ही नहीं है। अरे काका, ऐसी कौन सी बात है इस घटना में? आप तो शुरू होने से पहले ही हमें डरा रहे हैं। उस समय मेरी उम्र कोई 29 से 30 साल के आसपास रही होगी। उन्हीं दिनों मुझे पहली बार बलिया के नगवा गांव में ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मिली थी। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही अगले ही दिन मैंने अपना गांव छोड़ दिया और नगवा गांव के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर ग्राम विकास कार्यालय के पास ही एक पुराना पक्का मकान किराए पर ले लिया। अजीब बात यह थी, पूरे गांव में वही एकमात्र पक्का मकान था। मकान को देखकर ही उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। दीवारों की कई ईंटें बाहर तक निकल आई थी। खिड़कियों के टूटे हुए पल्ले हवा में झूलते रहते थे। जगह जगह से पलस्तर उखड़ चुका था और दीवारों पर सीलन के गहरे निशान दिखाई देते थे। दिन हो या रात, पूरे मकान में एक अजीब सी बासी और सीलन भरी गंध फैली रहती थी, जो अंदर जाते ही महसूस होने लगती थी। मकान के चारों तरफ घनी झाड़ियों और जंगली पौधे उगे हुए थे। आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था, ना कोई दुकान, ना कोई बाजार और ना ही कोई ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही दिखाई दे। बस ग्राम विकास कार्यालय ही थोड़ा पास था। शायद यही वजह थी इतना बड़ा मकान भी मुझे बेहद कम किराए में मिल गया था। खैर, किसी तरह मैंने वहां अपनी पहली रात बिताई। लेकिन सच कहूं
तो पूरी रात मेरी आंखों में ही कट गई। एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अगली सुबह जैसे ही घड़ी में 9 बजे मैं ग्राम विकास कार्यालय के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन गांव के लोगों की समस्याएं सुनते, कागजी काम निपटाते और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्यों में व्यस्त रहा। लेकिन पिछली रात की जगी हुई आंखें अब जवाब देने लगी थी, क्योंकि पूरी रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई थी। उफ, कल पूरी रात आंखों में ही कट गई। न ठीक से नींद आई और न ही चैन मिला। अब तो लगता है इस मकान की सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाऊंगा। मैं यही मन ही मन सोच रहा था कि तभी मैंने गोविंद को ऑफिस के कमरे में आते देखा। उन्हें देखते ही मैंने अपने मन की बात उनके सामने रख दी। गोविंद बाबू, एक बात पूछनी थी। क्या यहाँ कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो मेरे मकान की सफाई और थोड़ा बहुत काम कर सके? अरे बाबू, इसके लिए किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही आपका काम कर दूंगा। बस इतना बता दीजिए कि आप किस मकान में रह रहे हैं। समय मिलते ही जाकर उसे अच्छी तरह साफ सुथरा कर दूंगा। अरे वही सामने वाले मोड़ के पास जो बड़ा सा पक्का मकान है ना, जिसके चारों तरफ बागान और झाड़ियां हैं, मैंने वही मकान किराए पर लिया है। मेरी बात सुनते ही गोविंद के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। अभी तक जो आदमी आराम से बात कर रहा था, उसके चेहरे पर अचानक घबराहट साफ दिखाई देने लगा। क्या कहा आपने बाबू? आप उस मकान में रह रहे हैं? हाँ, लेकिन ऐसी क्या बात हो कि भौंकने की आवाज सुनाई पड़ जाती थी। मैं धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उस एहसास ने मुझे एकदम रोक दिया। मैं तुरंत पलटा और पीछे देखने लगा। अरे अरे, ये क्या? नहीं, जैसे कोई पुरानी खिड़की धीरे धीरे चरमराते हुए खुल रही हो। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरी नींद पल भर में गायब हो गई। मैंने आंखें खोली और जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, मेरा खून जम गया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, कोई अजनबी परछाई जो चुपचाप कमरे के अंदर झांक रहा था। मैं घबराकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कौन है? कौन खड़ा है बाहर? कौन है वहां? मेरी आवाज सुनते ही वह परछाई एक पल में गायब हो गई, मानो वहां कोई था ही नहीं। मैं जल्दी से बिस्तर से उतरा और हिम्मत जुटाकर बाहर देखने चला गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। अंधेरे में आंखें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। दरवाजे से कुछ दूरी पर एक आदमी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वह स्थिर था, इतना स्थिर कि दूर से किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली सी आकृति नजर आ रही थी। कौन है वहां? और मेरे घर के सामने क्या कर रहा है? मेरे सीने की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी। मैंने उससे सवाल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुन रहे हो? कौन हो तुम? आखिर वहां खड़ा कौन है? फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और डरावनी आवाज गूंज उठी।
मेरे घर में आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? ये घर किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं इस मकान तक आया। यहां आकर देखा कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। उसी समय मेरी चिंता और बढ़ गई। फिर डरते डरते मैं घर के अंदर आया और अंदर आकर देखा कि आप इस हालत में फर्श पर बेहोश पड़े हैं। कल रात मैंने उसे देखा था, अपनी आंखों से देखा रहने अभी इसी वक्त ये मकान छोड़ दीजिए। है। काका, मानना पड़ेगा, आज की कहानी ने तो सचमुच डरा दिया। काफी दिनों बाद इतनी खौफनाक घटना सुनने को मिली।